नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है उसके अंदर देखिए सॉलिड स्टेट फिज़िक्स और स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स दोनों के अंदर ही आता है। सेकेंड ईयर का स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स और फाइनल ईयर का सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, उसका टॉपिक चल रहा था स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। और इसके अंदर दोस्तों हमने, आपको पता है, पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कवर कर लिया था और इसके अंदर हमने 3 पार्ट कवर किए। चौथा पार्ट अभी शुरू कर रहे हैं दोस्तों और आज इसको नवेड़ देंगे, आज इसको ख़त्म कर देंगे और उसके बाद एंड में एक न्यूमेरिकल दिया है, उस तरीके का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आपको पक्का मिलेगा। तो मैंने पहले ही बोला है, चारों वीडियोज़ अच्छे से देख लेना और चारों वीडियो पे आपको पता है मैंने लगा रखा है कि 5 मार्क्स पक्के। तो इसका मतलब चारों वीडियोज़ देखो, 5 मार्क्स आपके पक्के, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बड़ा और एक क्वेश्चन छोटा, 2 बनने के चांसेस हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ये पूरा पढ़ा था और इसका ये जो हमने पूरा लेक्चर पढ़ा था, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्पेसिफिक हीट के बारे में हमने आपको समझाया था। ये पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, व्हाट्सएप पे भी मिल जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर जो है आप देख रहे हो साइड में चल रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके, उनमें ग्रुप है, ग्रुप में ऐड हो सकते हो, तो वहाँ से आपको इसका पूरा जो है ये मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। तो ये देखिए हम उसके बाद आइंस्टीन मॉडल पढ़ा था, पहले ड्यूलॉग पेटिट मॉडल, फिर ये कर्व, उसके बाद हमने आइंस्टीन मॉडल पढ़ा था। हमारी कोशिश क्या है, देखिए मैं आपको एक मेन बात बताता हूँ। हमारी कोशिश यहाँ यही है कि जो कर्व आता है उस कर्व को हमें प्रूफ करना है, एक्सपेरिमेंटल कर्व को। आइंस्टीन मॉडल की शॉर्टकमिंग्स, उसके बाद हमने डिबाई मॉडल स्टार्ट किया था। डिबाई मॉडल जो किया था हमने, डिबाई मॉडल को यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे डिबाई मॉडल से, निकालते हैं लैटिस स्पेसिफिक हीट, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिबाई मॉडल की स्टार्टिंग की थोड़ी सी चीज़ें आपको रिवाइज़ करवा देते हैं ताकि आपको जो है रिकॉल कर जाए माइंड। उससे पहले हम समझते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे जब CV को रखते हैं तो वहाँ से एक कर्व आता है बेटा। वो कर्व जो होता है, हमने देखा कि ये स्ट्रेट लाइन आया। स्ट्रेट लाइन तो आया था ड्यूलॉग पेटिट मॉडल के लिए, लेकिन जब हमने स्टडी किया, क्योंकि ड्यूलॉग पेटिट मॉडल से जो CV होता है वो ओनली 3R होता है, जो कि एक कांस्टेंट है। लेकिन बेटा जैसे ही हम जाते हैं आगे की ओर, यानी कि ये तो ड्यूलॉग पेटिट मॉडल का कर्व था, जैसे ही हम प्रैक्टिकल कर्व पे आते हैं तो वो कर्व कुछ ऐसा मिलता है। और हम इसी कर्व को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर्व किसी न किसी तरीके से प्रूफ हो जाए। अब ये कर्व ना तो प्रूफ हुआ है आइंस्टीन मॉडल से, ना प्रूफ हुआ है ड्यूलॉग पेटिट मॉडल से, और अब जो मॉडल आएगा वो आएगा डिबाई मॉडल, जिसको डिबाई टी क्यूब मॉडल भी कहते हैं। वो बिल्कुल इस कर्व को परफेक्टली फिट होगा, इस कर्व को परफेक्टली मैच करेगा। अब देखिए बच्चा लोग, जो हमने आइंस्टीन मॉडल पढ़ा था उसका कर्व ऐसा आता था, तो देखिए मैच नहीं कर रहे। ये जो ऑरेंज कलर वाला प्रैक्टिकल कर्व है, जिसको टी क्यूब मॉडल का कर्व कह देते हैं, और जो ब्लू वाला है वो आपका क्या है, आइंस्टीन का। और आइंस्टीन मॉडल में ऐसे कुछ पॉइंट भी आते हैं, जो मैं बना रहा हूँ ना साइड में, देखो पॉइंट भी कुछ मिलते हैं। अब देखिए ये कर्व हमें प्रूफ करना है बेटा, इसी की कोशिश चल रही है। आइंस्टीन मॉडल में ये कर्व प्रूफ क्यों नहीं हो पाया, उसकी कमियां मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर बता देता हूं। उसकी कमी यही थी, देखिए आइंस्टीन मॉडल की कमियां पूरी करता है डिबाई मॉडल, ठीक है, क्योंकि आइंस्टीन और यह प्रायोगिक वक्र से अच्छा मेल खाता है, ठीक है, दोनों बातें मैंने बताई हैं। आइंस्टीन मॉडल की कमी यही थी कि उसके अंदर माना गया था कि पार्टिकल जो होते हैं ना, वो फ्री होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। एक पार्टिकल, एक कण दूसरे कण से पूर्णतः स्वतंत्र है, वन पार्टिकल इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर्स। लेकिन डिबाई मॉडल कहता नहीं भाई, स्प्रिंग की तरह बंधे होते हैं। बात आप सॉलिड की कर रहे हो, और सॉलिड के अंदर पार्टिकल, सॉलिड के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कण दूसरे कण के साथ जुड़ा ना हो, बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं। फिर दूसरी बात, जब बोलते हैं हम तो आवाज़ हमारी इस दीवार के उस पार निकल जाती है, तो दीवार के उस पार आवाज़ जाती है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन हो रही है। दीवार के अंदर, दीवार में सॉलिड है दीवार, कुछ वाइब्रेशन हो रही है, वो वाइब्रेशन इन स्प्रिंगों की वजह से ही होती है। मैं आपको इसके बाद फोनोन पढ़ाऊंगा, उसमें हम दीवार में होने वाली वाइब्रेशन की ही बात करेंगे, जो फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में नहीं है, वो हम बात करेंगे। इससे अगला लेक्चर उसी का ही बनाएंगे हम। अब देखिए पोस्टुलेट्स फिर यही थी
उसने माना सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इलास्टिक होमोजीनियस, समदैशिक प्रत्यास्थ और सतत होते हैं। अणुओं को सबनिंग की जैसे बंधा माना जाता है। 3n कंपन विधाएं होती हैं। फ्रीक्वेंसी इसने फिक्स कर दी कि ओमेगा डी से ज़्यादा नहीं हो सकती, और ओमेगा डी को कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी से ज़्यादा नहीं हो सकती, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से 0 से कम नहीं हो सकती। इसलिए जितने भी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, सारे के सारे इंटीग्रेशन हम 0 से ओमेगा डी के बीच में ही कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये भी पता है कि जेड ओमेगा, अगर टोटल आप देखें तो अगर कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल 3 दिशाओं में कंपन कर सकता है, वाइब्रेशन कर सकता है, तो एन पार्टिकल 3n दिशाओं में वाइब्रेशन करेंगे। तो टोटल जो जेड ओमेगा डी ओमेगा होगा वो 3n होगा, है ना। जेड ओमेगा डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि जेड ओमेगा डी ओमेगा वाइब्रेशन है किसी स्पेशल रेंज में, और पूरा जब वाइब्रेशन देखोगे तो वो 3n हो जाएगा। जेड ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू होती है, इसको यहाँ पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं वहाँ से। अब देखिए एंड में हम यहाँ पहुँच गए थे, हमें जेड ओमेगा डी ओमेगा मिला था 9n बाई ओमेगा डी क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। पता चला जेड ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था। अब देखिए बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हैं। तो देखिए आपको मैं एक ही क्वेश्चन अगर कोई भी पूछे तो आप सबको ये पता है कि अगर एक पार्टिकल की एनर्जी ई बार है और टोटल पार्टिकल हैं जेड ओमेगा डी ओमेगा, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी। आप यही कहोगे सर एक पार्टिकल की एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से, जैसे इस 10 पेन खरीदने हैं, एक पेन के मूल्य को, प्राइस को बाकी पेनों के संख्याओं से गुणा कर दो, तो ये संख्याएं हैं पार्टिकल्स की और ये उनकी एक की एनर्जी है। तो टोटल क्या हो जाएगी, ई बार जेड न्यू एनर्जी हो जाएगी डी यू। अब देखो टोटल यू निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन क्योंकि यहाँ डी ओमेगा है तो ओमेगा के विद रिस्पेक्ट होगा, तो रेंज भी किसकी यूज़ की जाएगी, ओमेगा की, और ओमेगा की रेंज क्या है 0 टू ओमेगा डी। तो 0 टू ओमेगा डी रेंज यहाँ पे हमने लगा दी इसकी, ठीक है। अब देखिए, अब 0 टू ओमेगा डी, अब देखिए बेटा यहाँ पे जो ई बार है वो आइंस्टीन वाला यूज़ करेंगे, ये आइंस्टीन मॉडल में जो निकाला था, और ये जो जेड ओमेगा डी ओमेगा ये पिछले चैप्टर में निकाला, ये अपने पास आ गया, यानी कि एच न्यू बाई ई रेस टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1, और ये आ गया 9n बाई ओमेगा डी क्यूब ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। ये आपके पास क्या आ गया, u आ गया। इस बात को भली भांति समझ लिया होगा। दोबारा बता रहा हूँ कि अगर एक पार्टिकल की एनर्जी ई बार है तो जेड ओमेगा डी ओमेगा पार्टिकल की एनर्जी इतनी हो जाएगी, और टोटल के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से ओमेगा डी तक। ई बार की वैल्यू वही यूज़ कर रहे हैं जो आइंस्टीन मॉडल में की थी। देखिए आइंस्टीन मॉडल, और ये तो 0 टू ओमेगा डी पड़ी है लिमिट, ये है, और ये जो वैल्यू है हमने अभी निकाली है पिछले टॉपिक से, ये आ गया। अब यहाँ तक हमने किया। अब हम क्या करेंगे कि एच न्यू जो होता है ना, उसको लिख सकता हूँ 2 पाई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा एच न्यू बाई 2 पाई इंटू 2 पाई। अब आपको पता है कि एच कट होता है एच बाई 2 पाई, और 2 पाई म्यू होता है ओमेगा, तो ये स्टेप ये बन जाएगा। जहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये स्टेप कैसे बन जाएगा कि h अपॉन 2 पाई को तो लिख दूंगा h कट, और 2 पाई म्यू को लिख दूंगा ओमेगा, तो h कट ओमेगा, यानी कि यहाँ पर h न्यू को लिख दूंगा h कट ओमेगा, एच कट ओमेगा। जब इसको मैं लिखूंगा एच कट ओमेगा, तो ध्यान दीजिए गुणा में ओमेगा स्क्वायर भी है, तो ये हो जाएगा एच कट ओमेगा की पावर 3। ये क्या हो जाएगा, एच कट ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये बन जाएगा ई रेस टू पावर एच कट ओमेगा, ई एच न्यू को लिख दिया एच कट ओमेगा, तो एच कट ओमेगा बाई के टी माइनस 1 डी ओमेगा एज इट इज़ पड़ा है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें ओमेगा पे डिपेंड नहीं करती, बाहर निकाल लूँगा तो ये बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सी वी क्या होता है, डी यू बाई डी टी होता है, तो ये अपने पास u है। अब ये तो कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर है इसमें, तो बाहर आ जाएगा। तो इसके बाहर d, यानी कि केवल इतना ही करना है कि इसके बाहर d बाई डी टी लगा दिया। अब देखिए एच कट ओमेगा क्यूब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और डिफरेंशिएशन टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट करना है, तो इस चीज़ को ओनली इतने पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 अपॉन इतने पे। इस एच कट ओमेगा क्यूब को बेटा हम डी बाई डी टी से बाहर निकाल लेंगे, लेकिन इंटीग्रेशन से बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ओमेगा के विद रिस्पेक्ट है, और इसके अंदर टर्म आ रही है ओमेगा क्यूब, ठीक है ना। इसलिए एच कट ओमेगा क्यूब इंटीग्रेशन के अंदर तो है, लेकिन डिफरेंशिएशन के अंदर ओनली टेम्परेचर वाली टर्म है जिसमें के टी आ रहा है, ये आ गया। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ एक टॉपिक में, डी बाई डी टी
देखिए आपको डी बाई डी टी करना, 1 बाई कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो क्या होता है 1 अपॉन, आपको पता है कि 1 अपॉन एफ एक्स की क्या होता है होल स्क्वायर, -1 अपॉन एफ एक्स की होल स्क्वायर, ऊपर हो जाता है एफ डैश एक्स, ठीक है ना। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपॉन e⁻⁴ -1 अपॉन क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट, तो पहले तो आएगा -1 अपॉन e⁻⁴ की होल स्क्वायर। फिर जब इसका करोगे इसके अंदर वाले का, तो वो हो जाएगा e⁻⁻ का, तो हो जाएगा e⁻⁻ और 1 का इंटीग्रेशन, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। उसके बाद का करोगे वो हो जाएगा h⁻⁻ विद माइनस साइन। अब ध्यान दीजिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये h⁻⁻3 और ये h⁻⁻, ये हो जाएगा h⁻²⁻4, ठीक है। ये e⁻⁻ यहाँ ऐसे ही पड़ा है और ये नीचे वाला स्टेप यहाँ ऐसे ही पड़ा है। फिर यहाँ देखिए नीचे क्या है kt² और ये kt² एज इट इज़ पड़ा है, यानी कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये बाकी सारा स्टेप ऐसे ही पड़ा है। तो यहाँ तक अपने पास आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला स्टेप। अब हम लोगों ने क्या किया, h⁻⁻ को x मान लिया। जब इसको x मानोगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू निकालिए। क्या आएगी, kTx/h आ जाएगा ना। यहाँ से डी ओमेगा निकाल लीजिए डिफ्रेंशिएशन करके, क्या आ जाएगा kT/h तो कांस्टेंट है, तो वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। क्या बन जाएगा, इसका डी एक्स हो जाएगा, इसका डी ओमेगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू kT/h इंटू डी एक्स आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो डी ओमेगा है उसको तो क्या रख देंगे, ये रख देंगे जो मैंने यहाँ रखा है। मैं एक एक चीज़ बताऊँगा जो मैंने यहाँ रखा है, यानी कि इसका ये करके इसको यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। क्लियर होगी पहली चीज़। अब देखिए सेकंड थिंग, यहाँ पे आते हैं। यहाँ है h⁻² जो कि वैसे का वैसे ही पड़ा है, जिधर एरो जा रहा है ध्यान दो। उसके बाद यहाँ है ω⁴, ध्यान दीजिए h के बिल्कुल बगल में है ω⁴, उसको ऐसे कर दिया ω⁴। ओमेगा क्या निकाला है अभी अभी, kTx/h, उसकी पावर क्या कर दी 4। देखिए इस स्टेप को ध्यान से, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ देखिए ओमेगा की इसकी पावर 4 हो गई। यानी कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो h की स्क्वायर तो वैसे ही पड़ी है, ओमेगा की पावर 4 ये हो गई, ई की पावर ये x मान लिया, ऊपर वाला सारा तो x हो गई, नीचे भी ऐसे ही हो गया, ये e की पावर x-1 की होल स्क्वायर हो गई, और ये kT² वैसे का वैसे पड़ा है, और डी ओमेगा की वैल्यू डी ओमेगा की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ रख दी। तो ये आपके पास क्या बन गया, स्टेप बन गया। अब देखिए लिमिट चेंज हो गई। जो लिमिट पहले ज़ीरो से ओमेगा डी थी, अब वो 0 से h⁻⁻d/kt हो गई। कैसे, देखिए जब ओमेगा 0 है, यहाँ पे ओमेगा को 0 रखिए तो आपको दिख रहा है x भी क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे ओमेगा को क्या रखिए, ओमेगा डी रखिए। जब आप यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा डी रखोगे, ये हो जाएगा h⁻⁻d/kt, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक और टर्म आ गई, जैसे आइंस्टीन टेम्परेचर आया था। आइंस्टीन टेम्परेचर क्या था, h न्यू ई कह सकते हो, न्यू कह सकते हो, बाई के था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा h⁻⁻d/k, ये वो h⁻⁻ था बाई के था, ये भी h⁻⁻/k, ये एक नया स्टेप आ गया। इसको h न्यू/k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टेप डिबाई टेम्परेचर आ गया, यानी कि h⁻⁻k को थीटा डी लिख दीजिए, नीचे वाला चीज़ क्या है टी, तो ये क्या बन गया, इतनी चीज़ को क्या लिख देंगे, थीटा डी/टी लिख देंगे, ठीक है बेटा, थीटा डी/टी। तो ये थीटा डी क्या आ गया, h⁻⁻k, h⁻⁻d/k, इसको डिबाई टेम्परेचर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आ जाता है। यानी कि यहाँ पर जो ये चीज़ जो है h⁻⁻kt, इसको मैं क्या लिख दूंगा, h⁻⁻kt को क्या लिख दूंगा, थीटा डी/टी लिख दूंगा। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी अपने पास, लिमिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, थीटा डी 0 से थीटा डी/टी हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए बाकी सारे कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए सारे कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट कैलकुलेट करके बार निकाल लिए 9n। देखिए बेटा 9n/ω d3,
ये तो वैसे का वैसे ही पड़ा है। ये देखिए इन सारे कांस्टेंट्स को कैलकुलेट कीजिए, आप खुद ध्यान से देखोगे तो एच कट के की पावर 4 हो जाएगी, टी की पावर 4 हो जाएगी, इस तरीके से ये आ जाएगा। अब देखिए बाकी एक्स की पावर 4 बची है, उसको लिख दिया ई एक्स बाय ई एक्स माइनस 1 रख दिया, ठीक है ना। और ये चीज़ ऐसे कैसे पढ़ा है, दोबारा से इसको मैनिपुलेट किया, दोबारा से इसको कैलकुलेशन की, तो फाइनल स्टेप ये बच गया टेम्परेचर, और फिर एच कट वगैरह काट के ये बच गया, ठीक है बेटा। यानी कि फाइनल स्टेप जो बचता है इसमें सारा काट कूट के कैलकुलेशन है, ये कॉपी पे सॉल्व करके देखना इसको, आपके पास ये बचता है। अब आपको पता है कि ये ओमेगा डी की पावर 3 है, ये के टी बाई एच कट की पावर 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टी की पावर 3 को बाहर निकाल लो, ऐसे लिख दो, और जो एच कट ओमेगा डी बाई के है इन सब की पावर होल पावर 3 हो जाएगी, होल पावर 3 हो जाएगी। और ये क्या चीज़ है आपको पता है, एच कट ओमेगा, ओमेगा यहाँ ओमेगा डी आएगा, एच कट ओमेगा डी है, ये ध्यान रखना ओमेगा डी, एच कट ओमेगा डी बाई के क्या था थीटा डी, तो ये हो जाएगा 1 बाई थीटा डी की पावर 3, और ये टी बाई थीटा डी की पावर 3 इकट्ठा कर दो, ये हो जाएगा टी बाई थीटा डी की पावर 3, ये इसकी पावर क्यूब हो जाएगी। और ये इंटीग्रेशन वैसे का वैसे पड़ा है, समझ आ गई होगी बात। एक बार वीडियो को और देखना, फिर ये डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना। अब देखिए केस फर्स्ट, हाई टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो थीटा डी बाई टी 1 से बहुत छोटा, एक्स भी 1 से छोटा, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। अब एक्स बहुत छोटा है तो हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर सकता हूँ, इसको ओनली 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, मैंने वही कर दिया, 1 प्लस एक्स लिख दिया। अब ध्यान दीजिए जब मैं इसको 1 प्लस ओनली 1 प्लस एक्स लिखूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर जब 1 प्लस एक्स लिखूँगा साथ में -1 है फिर होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से ईजीली दिख रहा है, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर ये एक्स स्क्वायर इस एक्स 4 से कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा। ये देखिए अपने पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स को क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात, इस एन के को मैं हमेशा आर लिखता आया हूँ, यहाँ भी मैं इस एन के को क्या लिख दूँगा आर, तो ये 9r बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर समझने वाली है कि इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर के कंपैरेटिवली नेगलेक्ट कर दूंगा तो ओनली एक्स स्क्वायर वाली टर्म रखूँगा यहाँ पर, एक्स क्यूब नहीं, क्योंकि एक्स 1 से छोटा तो एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा, दोनों तरफ एक्स का मल्टीप्लाई करो, समझ पा रहे हो बात, कि इसके अंदर क्या करना है, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर किससे छोटा हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर एक्स से छोटा, फिर एक बार और x का मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से छोटा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स क्यूब बहुत छोटा है एक्स स्क्वायर से, तो इसको मैं छोड़ दूंगा, इसको मैं जब छोड़ दूंगा तो मेरे पास ये स्टेप ख़त्म हो जाएगा, इतना ही बचेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 टू थीटा डी बाई टी। अब थीटा डी बाई टी क्या आ जाता है अपने पास, इसको पुट कर देते हैं, ये 3 इस 9 से कटता है, इसको 3r कर देता है, ये एज इट इज़ पड़ा है, ये इसको थीटा डी बाई टी रखता हूँ, ये क्यूब इससे कट गई, आंसर 3r आ गया। और आपको पता है मैं केस लेके चला था हाई टेम्परेचर का, हाई टेम्परेचर के ऊपर ड्यूलॉग पेटिट लॉ के बराबर हो जाता है कर्व, आपको पता है, और यही लिख 3r ही होता है ड्यूलॉग पेटिट लॉ, ये विच इज़ ड्यूलॉग पेटिट लॉ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता चल गया। जो हार्ड वाला है वो क्या है, डिवाई मॉडल का कर्व है ये वाला, और ये वाला आइंस्टीन मॉडल का, कई बार मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं लो टेम्परेचर पे, जो हमारे काम की चीज़ है। जब लो टेम्परेचर पे आते हैं तो टेम्परेचर बहुत कम हो गया, इसका मतलब थीटा डी बाई टी अब 1 से बहुत बड़ा हो गया। जो चीज़ 1 से बहुत बड़ी है उसको मैं 0, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से हो रही है, अब लिमिट क्या है, लिमिट क्या थी 0 टू थीटा डी बाई टी थी लिमिट, पता है ना। तो अब ये क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, इसको ऑलमोस्ट इन्फिनिटी मान लूँगा, बीच वाले स्टेप चाहे मत देखना, 2 स्टेप छोड़ देना इनको, ठीक है, ये काम के नहीं अपने। तो 0 टू थीटा डी, 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। अब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जब ये 0 टू इन्फिनिटी होता है, ये होती है जब हम बीटा गामा फंक्शन पढ़ते हैं वहाँ से आती है, फर्स्ट ईयर में मैथ पढ़ते हो आप, 4 पाई 4/15।
तो इसकी वैल्यू 4/4/15 मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो स्टेप ये बन जाता है। और उसके बाद जब सॉल्व करता हूँ तो ये, क्योंकि 3 से कटेगा, 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 12/5 π4r/t/θ d⁻3। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि CV प्रोपोर्शनल टू t⁻3 है, इसीलिए इसको t³ रूल कहते हैं। तो बेटा ये आपका हो गया t³ रूल कंप्लीट। बहुत ही आसान है, देखो लग रहा है मुश्किल, कुछ भी नहीं है। अभी मैं ये न्यूमेरिकल करवा के फिर एक बार फिर से इसका रिवाइज करवाता हूँ, फास्ट रिवाइज 2 मिनट के अंदर फटाफट, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लग रहा है देखने में बिल्कुल इजी टॉपिक है। और यहाँ पे आपका ये जो है पूरा स्पेसिफिक हीट के चारों लेक्चर पूरे हो गए हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में चारों का लिंक भी दिया, आप अच्छे से इसको देख लेना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। इफ़ डिवाई टेम्परेचर इज़ 500 केल्विन फॉर एनी मेटल, किसी धातु के लिए डिवाई ताप 500 केल्विन है, तो कहते उसकी स्पेसिफिक हीट निकाली 1000 केल्विन पे। तो फॉर्मूला ये अभी अभी निकाला है। टी हमें दे रखा है कितना, टी दे रखा है 1000 केल्विन और डिवाई टेम्परेचर थीटा डी दे रखा है 500 केल्विन। पुट कर दो 1000/500, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 8.314, ये पूरा आ गया। ये 2 से कट जाएगा, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। इसको पूरे को सॉल्व कर लो तो इसकी यूनिट जो होती है वो जूल पर केल्विन मोल होती है। अगर ये सी है, अगर ये एस की फॉर्म में हो तो जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। तो हमें ये लेनी है जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि हम CV की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है। इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल सिंपल भी आता है, थीटा डी निकालिए, सिंपल भी आता है, थीटा ई आइंस्टीन टेम्परेचर निकालिए, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा जो मकसद था वो इस कर्व को प्रूफ करना था, जो पूरा हो गया। जो हमने कई दिन पहले, आज से 5 दिन पहले शुरू किया था टॉपिक, वो ख़त्म हो गया। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ऑलमोस्ट हो गए हैं और सॉलिड स्टेट का ये बहुत बड़ी चौथी यूनिट जो आपकी है उसका एक पार्ट पूरा हो गया है। तो आज हमने यहाँ से शुरू किया है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हमने E⁻Z ओमेगा डी ओमेगा कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। E⁻ की वैल्यू रख दी, एच न्यू को H⁻ रख दिया और Z ओमेगा डी ओमेगा की वैल्यू रख दी। ये चीज़ बन गई। अब आपको पता है कि CV होता है du/dt, तो इसका कर दिया डिफ्रेंशिएशन। अब टेम्परेचर के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओनली टेम्परेचर वाली टर्म का होगा, इसका हो जाएगा -1/ये। फिर E की पावर का करोगे ये 1 का 0, फिर H⁻ का करोगे ये। अब कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रखना है कि H⁻/kT को x मान लेना है और सब्सटीट्यूशन कर देना है, जैसे इंटीग्रेशन आप करते हो, और लिमिट भी वैसे ही चेंज करके पुट कर देनी है, बन जाएगा। कांस्टेंट सारे बाहर निकाल लेने हैं और H⁻dy/k को डिवाई टेम्परेचर नाम देके उसको क्या कर देना है, रख देना है। ये लिमिट बन जाएगी। ये जो चीज़ है इतनी इतनी, ये लिमिट 0 से इन्फिनिटी नहीं है अभी। अगर जब ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4π4/15। ये रही। ये ओनली उस केस में होगी जब थीटा d/t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, यानी कि बहुत बड़ा होगा 1 से। और ये कब बड़ा होगा 1 से, जब थीटा डी बहुत बड़ा होगा t से। और थीटा डी t से बड़ा कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत लो होगा। इसीलिए ये लो टेम्परेचर के केस में ऐसा हो रहा है, हाई टेम्परेचर के केस में नहीं। और लो टेम्परेचर के केस में इसकी वैल्यू पुट करके इसका सॉल्व करते हैं, t³ रूल आ जाता है। लेकिन जब हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे उल्टा काम हो जाता है, ये ग्रेटर हो जाता है, इसलिए ये 1 + x हो जाता है। 1 + x पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। x³ बहुत छोटा है x के कंपैरेटिवली, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कट जाता है, फिर ये 3 इससे कटता है, 3 आंसर 3 आ जाता है, बिल्कुल सही भी है। ये डिलॉग पेटिट लॉ को फॉलो करता है। हाई टेम्परेचर पे ऐसा ही होता है, लो टेम्परेचर पे ऐसे जाता हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे t³ के प्रोपोर्शनल होता है, हाई टेम्परेचर पे 3r हो जाता है। लो टेम्परेचर पे देखो t³ के प्रोपोर्शनल है और हाई टेम्परेचर पे क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है 3r के बराबर। तो ये रूल है आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।